अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले बात होगी बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो टेप लीक हुई है इसके बारे में। ये इनका कोई ज़ाती घरेलू मामला था। जो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो टेप लीक की गई है उसमें इमरान खान की बहनें जो हैं वो हलीमा बीबी और दूसरी जो बहनें वो लतीफ़ खोसा से मिलने गई उनके ऑफ़िस में। ये उनके कोई केस के सिलसिले में मिलने गई थी, या तो कोई उन्होंने डिले कर दिया या कोई आर्गुमेंट अपने पास से दे दिए, कोई ज़हर वाला मामला था। उसमें वो क्यों इंक्लूड किया गया। ये बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये बात तो उनकी जो पर्सनल है इसको तो लीक नहीं करना चाहिए जहाँ तक मेरा ख़्याल है। कोई पर्सनल बात अगर करे तो उसको ऑडियो लीक बनाकर ये कोशिश की जाए कि इससे कोई सियासी फ़ायदा वो हासिल किया जाए, और जिसके ख़िलाफ़ वो ये ऑडियो टेप जाती है उसको ताकि डैमेज किया जाए। ये रविश पाकिस्तान में काफ़ी पहले से चली आ रही है। काफ़ी ऑडियो टेप्स लीक हो चुकी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि कोई अगर चलें उसमें कोई डायरेक्टली कोई सियासी या इस तरह कोई और वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर्सनल तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक ऑडियो टेप लीक हुई है जिसके बारे में बात करनी थी। उसके अलावा गौहर अली ख़ान को जो इमरान खान ने चेयरमैन नामज़द किया है इंट्रा पार्टी में जो इलेक्शन होंगे उसके लिए, या तो वो आर्ज़ी तौर पर चेयरमैन होंगे या एक सिंबली तौर पे होंगे। वैसे वो उनके जो इख्तियारात हैं वो उनके पास कम ही होंगे, सारे इख्तियार इमरान खान के पास होंगे। वो एक मतलब जो इमरान खान कहेंगे उसको यस सर ही कहेंगे। तो ये एक खबर चल रही है कि इसलिए उन्होंने इनको गौहर अली ख़ान को अपॉइंट किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना लेंगे और जाके उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन ये है कि हाफ़िज़ मुनीर साहब जब से आए हैं तो उन्होंने तो कभी भी वो किसी सियासतदान से इंटरेक्शन नहीं किया। वो अपने मामलात अपने जो है ना वो दूध में रह रहे हैं। उन्होंने पहले दिन कहा था कि हम सियासतदानों से इस तरह नहीं मिलेंगे। तो ये तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी कोशिशें हो चुकी हैं, ख़ासकर 9 मई के बाद, क्योंकि 9 मई तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये उन पर सोचा समझा साज़िश थी, इसी के तहत उन पे हमला किया गया। तो उसके बाद तो मामलात जो या मुलाकात या मामलात को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होगा। बहरहाल गौहर अली ख़ान साहब का ये है कि वो एक शरीफ आदमी है, लायक आदमी है, बैरिस्टर हैं और इमरान खान की हाँ में हाँ मिलाएँगे। कल भी मैंने आपने वीलॉग में बोला था कि बुज़दार हैं और बुज़दार की तरह ही ये काम करेंगे। तो इसके बाद बात करेंगे नवाज़ शरीफ की जो बरियत हुई है एवन फील्ड रेफरेंस में। तो नवाज़ शरीफ तो पवित्र हो गए। उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे, नैब ने जो प्रोसिक्यूशन की वो आपके सामने है किस तरह उन्होंने केस लड़ा। एक तो फ्लैगशिप रेफरेंस में तो जो उन्होंने बरियत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी वो भी वापस ले ली है। तो वो अभी एक उनका लज़ीज़िया केस रह गया है, देखते हैं उसमें क्या होगा। लेकिन नैब की जो प्रोसिक्यूशन है, अब नैब पर ये सवालात उठ गए हैं। ये पूरी जो पाकिस्तानी कौम है ये जानना चाहती है कि अगर नैब के पास कोई सबूत नहीं होता तो ये केस क्यों बनाए जाते हैं। अभी नवाज़ शरीफ जो डिस्क्वालीफाइड हुए, जो उनको उन्होंने जलावतनी काटी, जो जेल में गए, वो किसके ज़िम्मे है, वो किसके खाते में डालेंगे। अब अगर वो बेकसूर थे तो तब भी उनको अगर मिली है बरियत तो लोग तो यही समझेंगे कि उनको डील दी जा रही है, उनके खिलाफ उनकी फेवर में ये फैसले हो रहे हैं। तो सबसे पहले नैब को की पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उनसे पूछना होना चाहिए, क्या आप जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं नैब पे, जो मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, जो जीआईटी बनाते हैं, ये किसके कहने पे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? इसका क्या फ़ायदा है? ये जजेज़ जो होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, वो अकाउंटेबल भी नहीं होते, उनसे अभी कोई पूछ भी नहीं सकता कि आपने जो फ़ैसले किए हैं, इनका कितना मनफ़ी असर हुआ है। पाकिस्तान की माशियत देखें, 2017 में बेहतर थी, अभी देखें क्या हालात हैं, इनका कौन ज़िम्मेदार है? ये कौन पूछेगा? जजेज़ की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनको भी कटहरे में आकर ये जवाब देना चाहिए कि ये हमने क्यों किया, किसके कहने पे किया और इससे मुल्क को क्या नुकसान हुआ। और आपके सामने है जो नुकसान हुआ है, चलती बंद एक हुकूमत थी उसको ख़त्म करके फिर इमरान खान को लाया गया, फिर देखें फिर इमरान खान को हटाया गया, फिर जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट लाई गई। उसके बाद देखें क्या मुल्क के हालात हुए, पीडीएम की हुकूमत ने क्या किया, महंगाई का तूफ़ान है, गरीब आवाम की ज़िंदगी
अजीरन बनी हुई है, 2 वक्त के खाने की जो है ना उनके पास रोटी के पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों को पालने के उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सब इसी वजह से बुनियाद पड़ी, ये गलत फ़ैसलों की वजह से ये आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो इस तरह अभी पीटीआई वालों ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक लेटर लिखा है कि हमें हमारे ख़िलाफ़ जो ये केसेस बन रहे हैं और झूठे केसेस हमारे जो रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। उनका कहना यही बनता था कि सो मोटो एक्शन लें, लेकिन काज़ी साहब का तो ट्रैक रिकॉर्ड है और उन्होंने अभी तक तो कोई सो मोटो नहीं लिया और ना ही किसी इस तरह का कोई इशारा दिया कि वो सो मोटो एक्शन लेंगे। तो देखें मेरे अल्लाह की शान, कल काज़ी फ़ाइज़ ईसा पे पीटीआई के सदर ने उन पे जो रेफ़रेंस दायर किया जुडिशल कमीशन में, आज उन्हीं के पास दरख्वास्त लेके गए हैं। ये देखें कैसे-कैसे वक्त बदलता है। इस तरह हाफ़िज़ मुनीर साहब को इमरान खान ने डीजीआईएसआई के ओहदे से सैक किया, तो अब देखें वो आर्मी चीफ़ है। तो मेरे अल्लाह की शान है, रंग है, देखें अभी उन्हीं चीफ़ जस्टिस के पास दरख्वास्तें लेके जा रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस देखें क्या करते हैं। बहरहाल चीफ़ जस्टिस जो है ना वो उनको इंसाफ़ का फ़ैसला करना चाहिए और इंसाफ़ को जो है ना इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इंसाफ़ होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि चीफ़ जस्टिस कोई आया है और वो इंसाफ़ कर रहा है। तो इसके बाद आखिर में बात करूँगा जो हाँ, ये शहज़ाद अकबर साहब हैं, इनका जो लंदन में हुआ, उनके साथ देखें ये भी एक मुकाफ़ाती अमल है। कितने वो अपने दौर के इमरान खान के दौर में वो फ़रऔन बने हुए थे। उन्होंने जो वो चाहते थे एफआईए उनके अंडर थी, पूरी जो एजेंसियाँ हैं उनके अंडर थी, और वो जो जिसके चाहते थे नैब से उनसे के 90 दिन का रिमांड हासिल करके उसको अंदर करवा देते थे। लेकिन देखिए लंदन में उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया कि किसी ने मेरे मुँह पे तेज़ाब फेंकने की कोशिश की और थोड़ा तेज़ाब उन पे गिरा भी, वो ज़ख्मी है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी फ़ैमिली खैरियत है, लेकिन वो थोड़े ज़ख्मी हो गए हैं। और देखें अभी जब उधर नवाज़ शरीफ थे तो पीटीआई वाले उनके साथ क्या करते थे, उनके घर से उनको निकलने नहीं दिया जाता था। जब वो ऑफ़िस जाएँ तो नाज़ेबा नारे लगाते थे, क्या-क्या बातें करते थे। और जब एक दफ़ा मरियम औरंगज़ेब गई थी लंदन में तो उनके साथ जो सलूक हुआ, जो औरतें उनके ख़िलाफ़ कहती रहीं, जो उनके अलक़ाबात थे, उनको किस अलक़ाबात थे से वो नवाज़ती रहीं। तो ये मकाफ़ाती अमल है, देख लें ये आज किस हालत में है, वो छुपते फिर रहे हैं शहज़ाद अकबर। और ये देख लें पीटीआई के लोग भी उन्होंने भी उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी केस उन्होंने बनाए, टीवी पे पुलंदे लहराते थे कि ये केस है, ये केस हो गया है, ये मेरे पास प्रूफ़ हैं, लेकिन वो दूसरे रोज़ अदालत जो है ना वो कचरे के टोकरी में फेंक देती थी, उनकी कोई वुक़्त नहीं होती थी। इसलिए अभी यहाँ से भी और जो बैनुल अक़वामी मीडिया जो सेल है पीटीआई का, वो उधर से भी उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और अभी उनके लिए हालात काफ़ी जो है ना वो नासाज़गार हैं। वो घर से अभी बाहर नहीं निकल सकते। तो नाज़रीन देख लें ये मुकाफ़ाती अमल होता है, किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा वही रहेगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आगे मैं ऐसे अमल करूँ ताकि कल जो है ना वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना कर सके। मेरे ख़िलाफ़ मैं ऐसी कोई ज़ुबान इस्तेमाल ना करूँ या मैं किसी की ज़ातियात पे ना जाऊँ, तो कल कोई मेरे ख़िलाफ़ भी इस तरह का अमल करे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन आखिर में जो छोटी-सी बात है, आप अपना ख़्याल रखें, अपने साथ रहने वाले लोगों का ख़्याल रखें और आपके साथ जो लोग रहते हैं, उनकी अगर कोई मदद कर सकते हैं तो लाज़मी मदद करें, ताकि वो उनकी जो मुश्किलात हैं वो थोड़ा कम हो सकें। तो आखिर में आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।